अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। जो आज हमारा चैप्टर है ना, जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है एंटी कैंसर ड्रग्स। अच्छा, सब सिंपल सा चैप्टर है। मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स में क्या होता है, हमारे पास कैंसर की बात कीजिए तो जो अबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनको उनकी जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं कैंसर का प्रोसेस। ठीक है। अब हम जो ड्रग्स यूज़ करेंगे यानी कि अबनॉर्मल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो हम ड्रग यूज़ करेंगे उसे हम कहेंगे एंटी कैंसर ड्रग या एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। सबसे पहले इसका हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी। लास्ट टाइम ये आ चुके हैं। जो हमारे सीनियर बैच था ना उनको ये आया था। डीएचक्यू वाले बैच को हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया था। अब इस बहुत सिंपल सा इसमें ये है कि जो कीमोथेरेपी होती है ना वो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो साइटोटॉक्सिक इवेंट होते हैं ना कैंसर सेल्स को उनको इनहिबिट करती है या उनको किलिंग करती है। दूसरी चीज़ ये क्या करती है, जो ट्यूमर ग्रोथ होती है ना उसको मतलब उसके जो प्रोग्रेशन होते हैं ना उसको भी रिड्यूस कर देती है। अब ये कैसे करती है? किसी भी सेल को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो उसका डीएनए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसके डीएनए को इनहिबिट कर दें, डीएनए पे अटैक करें, उसकी अल्काइलेशन वगैरह करवा दें, उसको हम डैमेज कर दें तो क्या होगा, सेल ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ हम उसका कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन को डिस्टर्ब करवा दें जो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सेल, ज़ाहिर सी बात है, सेल की फॉर्मेशन नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से सेल फॉर्मेशन नहीं होगी तो सेल की डेथ हो जाएगी। इसमें भी सिंपल सा ये है कि हम जो कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं ना वो हमारे पास डीएनए और आरएनए की जो सिंथेसिस होती है ना उसको इनहिबिट करती है। वो कैसे इनहिबिट करती है, जो प्यूरिन या पायरिमिडीन्स आती है ना बेसिकली उनके साथ compete करती है, उनको डैमेज करवाती है जिसकी वजह से हमारे पास डीएनए और आरएनए हमारा नहीं बनेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, एंटी कैंसर ड्रग जो होती है ना वो हमारे पास ये कहा जा रहा है कि वो एंटी कैंसर जो हम थेरेपी यूज़ करें, कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं ना, अब वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि नॉर्मल सेल कौन सा, अब नॉर्मल सेल कौन सा है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं वो भी बहुत हद तक डैमेज हो जाते हैं इससे। ठीक है। मतलब कैंसर के तो डैमेज हो ही रहे हैं, साथ क्या होगा, नॉर्मल सेल्स भी डैमेज हो जाएंगे। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वो भी वीक होगा ऑटोमेटिकली पेशेंट का, तो हमारे पास जो न्यूरोटॉक्सिक या टॉक्सिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले अब हमारे पास आ जाती है ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले जो हमारा जो कीमोथेरेपी का जो गोल होना चाहिए, जो प्रिंसिपल होना चाहिए ना वो ये है कि हम लोग क्योर करें। क्योर कैसे करें कैंसर को, या तो हम जो न्यू प्लास्टिक सेल्स उनको कम्प्लीटली बॉडी से एलिमिनेट कर दें। ठीक है। यही मेन तो यही होना चाहिए ना कि कैंसर को हम बॉडी से कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दें। लेकिन अगर हम नहीं कर पाते तो क्या होना चाहिए, फिर हमारा ये पर्पज़ होना चाहिए कि जो हमारे पास न्यू जो सिम्टम्स हो रही है ना उनको हम कम कर सकें। ठीक है। डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें, यानी कि डिजीज़ जो फर्दर प्रोपागेट कर रही है, जो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं सेल, वो नहीं हो पाएंगे। जाहिर है वही दूसरा काम होगा। और जो तीसरी चीज़ आती है ना वो हमारे पास ये होता है कि हम जो इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर दें। ठीक है। अब स्टार्टिंग में तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट बॉडी से कर सकते हैं। लेकिन अब लास्ट स्टेज में, एडवांस स्टेज में कैंसर की क्या होता है, हमारे पास जो कैंसर को कंट्रोल करना होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में हम पल्पिएशन करते हैं। पल्पिएशन क्या होता है, हमारे पास सिम्टम्स और हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिसिटी होती है ना उसको हम कम किया जाता है, ताकि जो पेशेंट को क्या होता है, उसको पेन वगैरह उसको मिनिमाइज किया जाता है, उसकी टॉक्सिसिटीज़ को कम किया जाता है। ठीक है। इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा जो हम कीमोथेरेपिक ड्रग्स होती हैं ना बेसिकली हम देते हैं ताकि जो पेशेंट की जो कैंसर से सिम्टम्स डेवलप हो रही हैं वो मिनिमाइज हो सके। इसमें सिंपल सा ये था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट। इंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट में ना आपने सिंपल सी दो चीज़ें इसमें याद करने वाले, एडजुवेंट कीमोथेरेपी एंड न्यू एडजुवेंट। एडजुवेंट से याद कर लें कि हम जो सर्जरी होती है ना कैंसर को एलिमिनेट करने के लिए, ट्यूमर को एलिमिनेट करने के लिए, सर्जरी के बाद जो हम मेडिकेशन देंगे पेशेंट को ताकि जो रिमेनिंग थोड़े बहुत सेल रह गए वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाइए, वो उनकी ग्रोथ ना हो पाए, तो उसके लिए हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी यूज़ करेंगे। न्यू एडजुवेंट, न्यू से याद कर लें नया, यानी कि पहले सर्जरी से पहले हम क्या करेंगे, मेडिकेशन वगैरह देंगे ताकि क्या हो सके, जो कैंसर की एलिमिनेशन है, वो कैंसर की ट्यूमर सेल्स की जो एलिमिनेशन है, जो ट्यूमर की हमने बॉडी से एलिमिनेट करना है, वो श्रिंक हो जाए और हम बॉडी से उसको आसानी से एलिमिनेट कर दें। ये हमारे पास है न्यू एडजुवेंट। ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास ट्यूमर ससेप्टेबिलिटी एंड ग्रोथ साइकिल। अब यहाँ कहा क्या हुआ है, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं जो रेप्लिकेशन साइकिल में होते हैं ना वो हमारे पास
कीमोथेरेप्यूटिक जो एजेंट्स हम यूज़ करें उसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। यानी कि कीमोथेरेप्यूटिक जो एजेंट्स आप दे रहे हैं ना, तो वो क्या करेंगे, आसानी से जो हमारे पास रेप्लिकेटिव फ़ेज़ के अंदर सेल होंगे, जो डिवाइड हो रहे होंगे ना, वो बड़ी आसानी से किल हो जाएँगे। अब नॉर्मली जो हमारे पास रैपिड डिवाइडिंग सेल होते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन रैपिड या स्लो प्रोपेगेटिंग सेल जो होते हैं, यहाँ पे यही होता है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास आती है सेल साइकिल स्पेसिफिसिटी ऑफ द ड्रग। इसमें सिंपल सा ये कहा गया हुआ है, जो हमारे नॉर्मल सेल होते हैं, कैंसर सेल होते हैं, सब ने रेप्लिकेशन फ़ेज़ में जाना होता है, डिवाइडिंग फ़ेज़ में जाना होता है, ठीक है? तो जो डिवाइडिंग फ़ेज़ में होते हैं, वो ज़्यादा कीमोथेरेपी से इफ़ेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्लोविंग, सिंपल सा इसमें ये था। इसके बाद हमारे पास आता है ट्यूमर ग्रोथ रेट। अच्छा, यहाँ पे ये कहा गया हुआ है, जो हमारे पास जो ग्रोथ रेट होता है ना, वो हमारे पास जैसे-जैसे साइज़ ट्यूमर का इंक्रीज़ करता जाता है ना, ग्रोथ रेट कम होता जाता है। कैसे कम हो जाता है? क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ज़ाहिर-सी बात है न्यूट्रिशन की डेफ़िशिएंसी भी होगी बॉडी में। न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएँगे ट्यूमर्स को, इसके लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो ट्यूमर्स की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और फिर हम कहते हैं जो ट्यूमर को हम बॉडी से कैसे हम एलिमिनेट कर सकें, हम सर्जरीज, रेडिएशंस या दूसरी हम नॉन स्पेसिफिक कीमोथेरेपी ड्रग्स ये दे देंगे पेशेंट को, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हम इस तरह से उसको कंट्रोल कर पाते हैं। ये हमने सिंपल सा ट्यूमर ससेप्टेबिलिटी और ग्रोथ साइकिल पढ़ा। अब हमारे पास जो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो हमारे पास ट्रीटमेंट रहेगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स और शेड्यूलिंग। से ये इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना, वो लोकल फिनोमिना। लोकल फिनोमिना में ना जो एक ही बात है कि जो कैंसर सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है ना, वो बेसिकली कह रहे हैं कि जो कीमोथेरेपिक एजेंट्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। यानी कि इसके मुताबिक ये होता है कि आपने फिक्स डोज, आपने जितनी डोज दी है ना, अब उस डोज में जितने बैक्टीरियाज को, जितने कीमोथेरेपी सेल्स को किल करना है ना, वो उतने ही करेंगे। ये नहीं फ़र्ज़ करें कि आपने डोज़ दी है 2 mg, ठीक है? अब उस 2 mg ने 10 सेल्स को किल करना था। अब ये नहीं होगा कि 2 mg आपने डोज़ दिया, वो जाके 20 को किल करेगी, यानी कि वो एक कांस्टेंट रेशियो के साथ ही किल करेगी। सिंपल सा इसमें ये होता है लोकल फिनोमिना में। इसके बाद आ जाती है फार्माकोलॉजिकल स्ट्रक्चरीज़। इसमें ये होता है कुछ ट्यूमर सेल्स और जैसे ल्यूकेमिक वगैरह ना, ये टिश्यूज़ में ऐसी जगह पे जाके छुप जाते हैं जहाँ पे थेरेप्यूटिक एजेंट्स जो होते हैं ना, वो जा ही नहीं सकते हैं, लाइक सीएनएस में चले जाते हैं कुछ, ठीक है, इंट्राथिकल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फिर, हम स्पेसिफिक वही रूट प्रेफर करते हैं जो कि क्या हो भाई, जिस जगह ट्यूमर है उसको किल कर सके। फर्ज करें अगर हमारा ट्यूमर सीएनएस में है ना, ब्रेन में है, तो अब ब्रेन के लिए क्या होगा, कुछ ड्रग ऐसी हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। अब उन ड्रग्स के लिए फिर हम क्या करते हैं, इंट्राथ्यूकल रूट प्रेफर करते हैं, ताकि वो जो ट्यूमर सेल्स है ना, उनकी डिस्ट्रक्शन हो सके। इसमें ये था। फिर हमारे पास आ जाते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ना सबसे पहला जो आता है कम्बिनेशन थेरेपी। कम्बिनेशन थेरेपी में ये होता है कि हम लोग, इसमें क्या होता है, हम लोग ना डिफरेंट जो थेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं ना, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं, उनको हम कंबाइन करके दे देते हैं। एक कंप्लीट कम्बिनेशन ड्रग डोज बनाते हैं, वो देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे पास एक जो टॉक्सिसिटी होती है ना, वो भी हमारे पास कम प्रोड्यूस होती है। दूसरा हमारे पास रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं होती है, ठीक है? इसमें ये होता है। अब एडवांटेज में सिंपल सा ये होता है कि एक तो मैक्सिमम सेल हो हमारे किल हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो सेल की जो टॉक्सिसिटी होती है वो भी हमारे पास मिनिमम हो जाती है। और तीसरी हमारे पास क्या हो जाती है, जो रेजिस्टेंस डेवलप होनी होती है ना, वो भी यहाँ तो वो प्रिवेंट नहीं होती, यहाँ तो वो रेजिस्टेंस नहीं डेवलप होती, या अगर वो होती है तो वो बहुत देर बाद होती है, ठीक है? ये था। अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सिंपल सी ये सीन है हमारे साथ कि हम लोग क्या करते हैं, जो हम कैंसर का ट्रीटमेंट बनाते हैं ना, उसमें हम फर्स्ट करें, हम लोग कम्बिनेशन थेरेपी प्रेफर के यूज़ करें। अब हम लोग एब्रीविएशन बना लेंगे कि लाइक यहाँ पे हमारी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने कहा है जो नॉन हिजकन लिम्फोमा है ना, उसके लिए हम लोग जो ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं ना, वो आरकोप होता है। अब आर हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोक्सीमैब को, ठीक है, यानी कि कम्बिनेशन। तो वो इस तरह से हम निमोनिक्स बना लेते ताकि हम लोग को याद भी रहे, पता भी हो कि हम लोगों ने इससे ट्रीट करना है, ये हम ट्रीटमेंट प्रेफर करना है इसके लिए। इसके बाद ना रेजिस्टेंस आ जाती है। रेजिस्टेंस में ये होता है, जो सेल होते हैं ना, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते ड्रग को। अब रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो सकती है, बहुत से ना एंटी न्यूप्लास्टिक सेल्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, जो कीमो ड्रग्स होते हैं ना, उनको रिस्पॉन्स नहीं करते, उनसे रेजिस्टेंट होते हैं। ये कैसे होता है,
अगर आप किसी भी ड्रग को एक लंबे अरसे के लिए यूज़ करते हो ना, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो ड्रग होती है ना, वो अपना रिस्पॉन्स करना छोड़ देती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग ड्रग्स को एक तो शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, कम्बिनेशन ड्रग्स यूज़ करते हैं। यानी कि एक ड्रग अकेले नहीं यूज़ करते, हम डिफरेंट ड्रग्स को मिला के यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो भी कम प्रोड्यूस हों, और जो हमारे पास हमारा इफेक्ट्स एंड रिस्पॉन्स है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो, किलिंग रिस्पॉन्स जो होता है। अब इसके बाद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है ना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में सिंपल सा ये है, अगर कोई भी ड्रग है ना, ठीक है, कोई भी ड्रग है, उससे जो न्यू प्लास्टिक सेल है वो रेजिस्टेंट है। और अगर उसी ड्रग के कोई डिफरेंट हमारे पास ड्रग है, लेकिन दोनों का मोलिकुलर स्ट्रक्चर सेम है, तो दोनों से ही हमारे जो न्यू प्लास्टिक सेल्स होंगे ना, वो रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंट हो जाएंगे। इसमें सिंपल सा ये है, ये लाइक कहा गया, जो एग्जाम्पल हमारी बुक में दी हुई है ना, वो ये कहा हुआ है, जो विनिका अल्कलॉइड्स होते हैं ना, वो हमारे पास एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं। दोनों का ना, हमारे वेनिकल अल्कलॉइड्स और एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो सेम होता है, जिसकी वजह से जो सेल्स, जो हमारे न्यू प्लास्टिक सेल्स होते हैं ना, अगर विनिकल अल्कलॉइड्स से रेजिस्टेंट है ना, तो वो साथ एंथ्रासाइक्लिन से भी रेजिस्टेंस शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास टॉक्सिसिटी आ जाती है। टॉक्सिसिटी में सिंपल सा ये, जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो हमारे पास, उसमें वॉमिटिंग आएगा, स्टोमाटाइटिस आ जाएगा, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेलिकिया, ये आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे ना, उसमें ये हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो मेजर एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास कार्डियोटॉक्सिसिटी आ जाती है, इसके अलावा हमारे पास पल्मोनरी फिब्रोसिस आ सकती है, ब्लड टॉक्सिसिटी आ सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी आ जाती है। ये सारे कुछ ना एडवर्स इफेक्ट्स में आते हैं। अब हमने ये एडवर्स इफेक्ट्स को कैसे मिनिमाइज करना है, इसके बाद ना हम एडवर्स इफेक्ट्स को कैसे मिनिमाइज करेंगे। अगर मिथोट्रिक्सेट है ना, तो मिथोट्रिक्सेट से हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब उससे हम, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिकोवोरिन ड्रग साथ देंगे, क्योंकि हमें पता है भाई इससे ये वाला एनीमिया प्रोड्यूस होगा, तो इससे क्या होगा भाई, हम अनीमिया को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स से। ट्रीटमेंट इंड्यूस ट्यूमर्स में ये होता है कि कुछ न्यू प्लास्टिक एजेंट्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या करते हैं, ट्यूमर कोज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने फर्ज कर, एक हमने कैंसर को ट्रीट किए, 10 सालों के बाद कोई नया कैंसर डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो यही है कि ट्रीटमेंट की वजह से